गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं चैट एंड लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडो पाक वॉर की सीरीज़ जो हम लोग आपको बता रहे हैं। अभी तक दोस्तों हम लोग 2 वॉर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और लास्ट टाइम जो हमारी वॉर हुई थी हमने बताया कि किस तरह से सिचुएशंस बनी, किस तरह से डेवलपमेंट हुई और इस वॉर को अंजाम दिया गया। दोस्तों अब इसकी आगे की कहानी है, बट इसकी आगे की जो कहानी है इसकी भूमिका शुरू हो जाती है 1947 से, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। तो आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान था जो हिंदुस्तान के 2 हिस्सों में से निकला था, ईस्ट और वेस्ट। तो दोस्तों जो ईस्टर्न पार्ट था पाकिस्तान का वो लार्जली मुस्लिम बंगाली पॉपुलेशन द्वारा डोमिनेटेड था और वेस्ट का जो पार्ट था वो लार्जली पंजाबी मुस्लिम द्वारा डोमिनेटेड था। तो दोस्तों अब यहाँ कहानी शुरू हो जाती है, बिकॉज़ अब दोनों जो अगर हम ज्योग्राफिकल बात करें तो इनमें कई 100 किलोमीटर का गैप था। मतलब बंगाल की अगर हम बात करते हैं और हम पंजाब की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा गैप आ जाता है। इसकी वजह से ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर तो था ही था, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ओवरऑल सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे पंजाबी जो मुस्लिम थे वो डोमिनेट करते थे बंगाली लोगों पे। बट यहाँ पे भी दोस्तों पिक्चर में ट्विस्ट एक और जगह आता है कि जो लार्जली डोमिनेटेड एरिया था वो बंगाली द्वारा ही रूल किया जाता था। मतलब बंगाली पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा थी। और इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था, मतलब कि बंगाली डोमिनेटेड एरिया था, लार्जली जो ऑक्यूपेशन आती थी, लार्जली जो इनकम आती थी उस हिस्से से आती थी। बट उस जो इनकम का मोर देन 70% पार्ट वेस्टर्न पाकिस्तान पे खर्च किया जाता था, जो कि एक पंजाबी पाकिस्तान, जिसको आप एक लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन हो गई थी ईस्टर्न पाकिस्तान को लेके। लोगों को लगता था कि उनके यहाँ से आय ज़्यादा होती है, उनके यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, उनका यहाँ पे एरिया काफ़ी बड़ा है, बट उन पे जो खर्चा है बहुत कम किया जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि जो जितने भी बड़े मुस्लिम लीडर्स थे, जितने भी पावरफुल लोग थे, वो वेस्टर्न पाकिस्तान में रहते थे। अब यहाँ से शुरू हो जाता है खींचातानी का एक बहुत बड़ा किस्सा, जो कि पाकिस्तान की मैं कहूँगा एक कोल्ड वॉर थी, जो कि इंटरनली चल रही थी डे बाय डे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि जो लैंग्वेज बैरियर था एक बड़ा बैरियर था और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा था, और ये गैप डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा था चीज़ों को लेके। तो अब आप देखिए कि इस पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन्ना जो कि उस समय के पीएम थे पाकिस्तान के, यूनिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज का एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते हैं, जिसमें उर्दू को एक पावरफुल लैंग्वेज अनाउंस किया जाता है, नेशनल लैंग्वेज घोषित किया जाता है पाकिस्तान की। ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा एक ज़ख्म पे नमक का काम करता है ईस्टर्न पाकिस्तान को लेके। ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग इससे और भड़क जाते हैं, बिकॉज़ उनके पास जो आय का हिस्सा था बहुत कम था, जबकि मैंने आपको बताया कि 70% से ज़्यादा पैसा था वो वेस्टर्न पाकिस्तान पे खर्च किया जाता था, जबकि 60% से ज़्यादा इनकम ईस्टर्न पाकिस्तान से आती थी। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जब होना शुरू हो, उर्दू को मैं आपको एक साधारण भाषा में कहूँ तो उर्दू को मूवमेंट और तेज़ होती गई और इसने उस आने वाली आग को और हवा दी, जो कि एक बड़े ज्वालामुखी के रूप में बदलने वाला था। दोस्तों जब इस गैप को लेके इतनी सारी जिद्दोजहद हो रही थी, इतनी सारी खींचातानी हो रही थी, 21 फरवरी 1952 को एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, इसमें कि स्टूडेंट्स, बड़े बड़े लीडर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इस प्रोटेस्ट के चलते तकरीबन 1952 के 2 साल बाद बंगाली लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का मान दिया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज को अनाउंस किया जाता है एज ए बंगाली इन पाकिस्तान। दोस्तों जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो धीरे धीरे जो विरोधाभास था, धीरे धीरे जो लोगों के बीच में जो गैप्स थे वो बढ़ना शुरू हो गए। बिकॉज़ मैंने आप बताया कि तो जोग्राफिकल गैप था, एक कहीं ना कहीं लैंग्वेज बैरियर था, और कहीं ना कहीं इनकम को लेके जो उसकी डिवीज़न थी गलत तरीके से की जा रही थी। लोग इससे काफ़ी हताश थे, स्पेशली बंगाली मुस्लिम लोग। इसके बाद क्या होता है कि इसके और आगे की हम चर्चा अगर करें, 1965 का जो लड़ाई हुई थी, इंडो पाकिस्तान वॉर जो हुआ था, उसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत वीक हो चुका था। पाकिस्तान का एक बड़ा पैसा खर्च हो चुका था लड़ाई को लेके, सारे सोर्सेज थे जो काफ़ी वीक पड़ चुके थे। और मुझे लगता है कि ईस्टर्न पाकिस्तान के जो पार्टीज़ रही होंगी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि हमें इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान से अपने अलग स्टेट की मांग रखनी चाहिए। बिल्कुल यही शायद सोच थी। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अवामी लीग, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान की, और
इस पार्टी के जो लीडर थे शेख रहमान, जो कि काफ़ी बड़े लीडर होते हैं इस पार्टी के लिए, वो पाकिस्तान के सामने अपनी कुछ एक महत्वपूर्ण मांगें रखते हैं, जिन मांगों में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें डेवलपमेंट भी रखी जाती है, जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी करेंसी अलग हो पाकिस्तान से, उनकी आर्मी फोर्सेस या आर्मी रखने के उनको राइट्स अलग हों पाकिस्तान से। ऑब्वियसली जब ये दो मांगें रखी जाती है तो आप समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान इन मांगों को सिरे से निकाल देता है। दोस्तों, पाकिस्तान के नए पीएम अयूब खान बन चुके थे और जब शेख रहमान, जो कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी क्रांतिकारी मांगें रखते हैं पाकिस्तान के सामने, और वो अयूब खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी ये मांगें मान ली जाए, बट बदले में अयूब खान क्या करते हैं, बड़ी डेवलपमेंट करते हैं। वो रहमान को इमीडिएटली अरेस्ट करने के आदेश देते हैं और शेख रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब उनके अरेस्ट के बाद एक नई रेवोल्यूशन जन्म लेती है, पूरी रेवोल्यूशनरी छा जाती है ईस्ट पाकिस्तान में। इस कैंपेन को और बड़ा करने के लिए कवायतें तेज़ हो जाती हैं, एफ़र्ट्स लोग लगाना शुरू हो जाते हैं और उनकी अरेस्ट मैं कहूँगा कि एक नई क्रांति को जन्म देने का काम करती है। तो दोस्तों, अब जो सिचुएशन थी अयूब खान के हाथ से बिल्कुल बाहर होती दिखती है, कंट्रोल बाहर जा रहा होता है। लोग सरेआम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और इस मूवमेंट को बड़ा बनाने में अपनी जो सहयोग देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जब ये मूवमेंट इस तरह से बढ़ती है और सिचुएशन कहीं ना कहीं अयूब खान के हाथों से बाहर जाती दिखती है, जनरल, जो कि मिलिट्री जनरल होते हैं पाकिस्तान के, याया खान, वो इस सारी सिचुएशन को संभालने का या उसको समेटने का जिम्मा लेते हैं और अयूब खान के जगह पाकिस्तान के पीएम की जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको निभाने का फैसला लेते हैं। मतलब कि वो नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पाकिस्तान के। पीएम बनने के साथ साथ ही वो एक अहम अनाउंसमेंट करते हैं। इसमें वो बोलते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन के बेस पे ही ये निर्धारित किया जाएगा कि कौन पाकिस्तान की कार्यभार संभालेगा और किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। तो दोस्तों, होता वही है जिस बात का अंदेशा होता है और जिस बात का डर जताया जा रहा होता है। पाकिस्तान की 313 सीट्स में से 167 सीट्स पे ईस्ट पाकिस्तान अपनी मोहर लगाता है, मतलब 167 सीट्स पे वो विजय हासिल करता है। इससे पहले भी एपिसोड में हम पाकिस्तान पे काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, तो पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन में क्या मूवमेंट्स रहती हैं आपको ये शायद पता लग ही गया होगा। जब पाकिस्तान देखता है, पाकिस्तान को या फिर कहूँ कि वेस्ट पाकिस्तान जब देखता है कि 167 सीट्स पे अवामी लीग को सफलता मिली है, वो इस चीज़ को मानने से सिरे से निकाल देती है और इस इलेक्शन को खंडित कर देती है, इलेक्शंस को नहीं मानती है। तो वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर होते हैं जुल्फ़िकार, वो इंटरनल बड़े लीडर से डिस्कशन करते हैं कि ये कहीं ना कहीं वेस्ट पाकिस्तान के फेवर में नहीं है जो रिज़ल्ट आए हैं, और 1 मार्च 1971 को इलेक्शंस कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों, जब इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाते हैं, इसमें ईस्ट पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा हेल्पलेस फील करता है, कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखती है और ये नाराज़गी अब ये एक बड़ी मूवमेंट का रूप धारण करने वाली होती है और वो कहीं ना कहीं मन बना चुके होते हैं कि उन्हें वेस्ट पाकिस्तान से अपने आप को अलग करना है। इसके लिए वो बड़े लेवल पे एक मूवमेंट चलाते हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट चलाए जाते हैं और कहीं ना कहीं इंटरनली ईस्ट पाकिस्तान अपनी आर्मी का भी निर्माण करना शुरू कर देता है, अपनी आर्मी बनाना शुरू कर देता है। और इस पिक्चर में अब इंडिया सामने आता है। ईस्ट पाकिस्तान की इंडिया हेल्प करता है आर्मी बनाने में, ताकि वो वेस्ट पाकिस्तान से अपने हितों को बचा सकें, अपने हितों की रक्षा कर सकें। शेख रहमान, जो कि बड़े लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, अब उन्हें अपनी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का खतरा दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है वेस्ट पाकिस्तान की पावरफुल आर्मी द्वारा। अपनी गिरफ्तारी से पहले करना चाहते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अब ईस्ट पाकिस्तान को वो एक नया स्टेट घोषित करेंगे जिसका नाम बांग्लादेश था। शेख रहमान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के बड़े लीडर थे, उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खतरा दिन पर दिन बढ़ता दिखाई दे रहा था और उन्हें ये लगना शुरू हो गया था कि उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी आशंका के चलते वो ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग कंट्री घोषित करते हैं जिसका नाम बांग्लादेश रखा जाता है और वो ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान अब एक सेपरेट स्टेट है, एक सेपरेट कंट्री है।
तो दोस्तों 26 मार्च 1971 को शेख रहमान जैसे ही बांग्लादेश को एक अलग कंट्री घोषित करते हैं, एक अलग स्टेट घोषित करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान का भयानक चेहरा खुल के सामने आता है और वह बेरहमी से 7,000 स्टूडेंट्स को शरेआम मार दिया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, जो कि इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। सो दोस्तों ये सभी कारण बनते हैं इंडिया पाकिस्तान वार के। 10 मिलियन शरणार्थी जो कि ईस्ट पाकिस्तान से भारत में रहने आए होते हैं और भारत से शरण मांगते हैं। 10 मिलियन जो कि एक बड़ा नंबर है और भारत कहीं ना कहीं इन सभी नागरिकों की, इन सभी लोगों की जिम्मेदारी उठाने से साफ साफ इनकार कर देता है और फैसला लेता है कि इन 10 मिलियन लोगों को उनका हक दिलाएगा, इन 10 मिलियन लोगों को उन्हें हक से जीने का अधिकार देगा। यस, भारत निर्णय करता है कि वो पाकिस्तान के साथ फाइट करेगा और बांग्लादेश को एक अलग से कंट्री बनाएगा, ताकि ये जो लोग दर बदर भटक रहे हैं अपने देश में अपनी आज़ादी से रह सकें। जैसे ही भारत ये फैसला लेता है और वो तैयारी शुरू कर देता है पाकिस्तान पे वॉर के लिए, और पाकिस्तान जैसे ही देखता है कि इंडिया लड़ाई की तैयारियां शुरू कर चुका होता है, इन तैयारियों के चलते ही पाकिस्तान हिंदुस्तान पे पहले ही लड़ाई की घोषणा कर देता है और उन पे हमला कर देता है। पर दोस्तों पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली फ्लॉप हो जाती है। इंडियन फोर्सेस जो कि अब तक काफ़ी मजबूत हो चुकी होती है, उनकी इंटरनल जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं पुरानी लड़ाइयों को देखते हुए, और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को कम्प्लीटली फ्लॉप कर देती है इंडियन आर्मी फोर्सेस। तो दोस्तों जब भारत देखता है कि 10 मिलियन लोग जिनकी वो जिम्मेदारी उठाने के लिए उस समय सक्षम नहीं होता और निर्णय लेता है कि वो पाकिस्तान से हक दिलाएगा, पाकिस्तान से हक छीनेगा, मैं कहूँगा एक नए देश को बनाने के लिए जिसका नाम बांग्लादेश हो चुका था, तो वो निर्णय लेता है कि वो पाकिस्तान पे अब हमला करेगा। जैसे ही इंडिया की इस स्ट्रैटेजी के बारे में पाकिस्तान को पता लगता है, पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर देता है और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी को हिट करती हैं। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी काम नहीं आती। भारत बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा देता है और जब पाकिस्तान अपना ये हाल देखता है वो सीधे सीधे UN के पास भागता है और UN से रिक्वेस्ट करता है कि इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों UN बीच में अपनी मध्यस्थता दिखाता है। UN दोनों कंट्री से रिक्वेस्ट करता है कि इस लड़ाई को बंद कर दिया जाए, इसको सीज़ फायर कर दिया जाए। बट इस सीज़ फायर को, इस ऑफिशियल अनाउंस को होते होते 4 दिन का समय लगता है और इन 4 दिनों में तकरीबन हज़ारों पाकिस्तानी लोग, हज़ारों पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स इंडिया के सामने सरेंडर कर देते हैं। और दोस्तों जब इतने बड़े लेवल पे सरेंडर किया जाता है तो कहीं ना कहीं भारत की जो पैठ होती है काफ़ी ऊंची हो चुकी होती है पाकिस्तान से, और उन्हें शिमला समझौता करने के लिए कहता है। शिमला समझौता के अंतर्गत पाकिस्तान को बांग्लादेश को एक सेपरेट स्टेट अनाउंस करना होता है, मतलब एक सेपरेट कंट्री अनाउंस करना होता है, जो कि पाकिस्तान को ये उनकी मांग माननी पड़ती है। जैसे ही पाकिस्तान शिमला समझौता पे अपनी सहमति देता है, शिमला समझौता साइन करता है, भारत भी अपनी दरियादिली दिखाता है। तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी लोगों को छोड़ दिया जाता है, हैंडओवर कर दिया जाता है पाकिस्तान को, और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होता है पाकिस्तान को वापस लौटा दिया जाता है, जो कि भारत कब्जे में ले चुका होता है लड़ाई के दौरान। तो दोस्तों ये थी तीसरे इंडो पाक युद्ध की कहानी, जो कि आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ थॉट हैं, आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, तो प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।